Hello everyone, very good morning. I hope you are fit and fine and enjoying your time. तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव में हम लोगों ने कल पास कंटीन्यूअस टेंस और पास परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है ये हमने सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑब्वियसली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट के बाद जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है उनका भी पैसिव नहीं बनता है, इसलिए उसको भी हम स्किप करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज जो टेंसेस का एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं वो हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, हम ये करना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल आल्सो लाइक द कंटेंट। ये शुरू करने से पहले मैं कुछ जो माइनर सी चीजें हैं, जो यूजुअल चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि हम लोगों ने टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो हमको पता है कि वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो विल और शैल होती हैं। ऑब्वियसली विल और क्या होती हैं, शैल होती हैं हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो। अच्छा, विल किसके साथ यूज होता है और शैल किसके साथ यूज होता है? जो आई और वी दो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम लोग शैल यूज करते हैं और बाकी के जितने भी रेस्ट नाउंस हो चाहे प्रोनाउंस हो उन सबके साथ हम विल यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? और जो मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इज दैट क्लियर? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे हम तो क्या चेंज हो जाएंगे? भाई हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहती है। मैंने बताया था आपको कि टेंस चेंज नहीं होता, टेंस जो है चेंज नहीं होता। चेंज होता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव फॉर्म किस तरीके से बनेगा। मैं लिखता हूं यहां पे, शुरुआत करते हैं पैसिव फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से विल शैल होंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इज दैट क्लियर? अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम लोग शैल यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा इनके अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। और उसके बाद हम बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बी, बीई। इज दैट क्लियर? बी यूज करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये बनेगा पैसिव फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट को जब एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले जो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। उस सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम लोग शैल भी यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी इनको छोड़ करके कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है तो हम लोग विल भी यूज करेंगे। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, वही चीजें हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। और उसके बाद बाय ट्रैप का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में जो हमारे एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट दे रखा होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा he will punish you, he will punish you, वह तुम्हें दंड देगा। अब इसको देखिए, आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेरी मेन वर्ब हो गई और यहाँ हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसने हमको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। ये जो हमारा टेंस है ये किस फॉर्म में दे रखा है? एक्टिव वॉइस में। इज दैट क्लियर? भाई हम एक्टिव वॉइस में कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। अगर यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होती तो हम कह सकते थे कि ये पैसिव फॉर्म में होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, जो इरेगुलर हमारे सेंटेंस, मान लीजिए परफेक्ट में तो हमेशा होता ही होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वहां तो हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर और अगर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें
या हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें या हम पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें, वहां पर मेन वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर कहीं पर उन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस होगा वो पैसिव फॉर्म में होगा, यानी पैसिव वॉइस में होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको पैसिव में चेंज करता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बना के लिखा? सब्जेक्ट यू। अब आप लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ हम सेल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो यू है, यानी आई वी के अलावा जो भी हमारे रेस नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे पैसिव फॉर्म में? विल बी, सेल बी। विल सेल के बाद हमने बी ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने किया यू विल बी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, यू विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पनिश का थर्ड फॉर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या होता है? पनिश्ड। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम ही होता है, ये एक रेगुलर वर्ब की तरह फंक्शन करती है। सो यू विल बी पनिश्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? हिम। देखिए, अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं। ही विल बी पनिश यू, वह तुम्हें दंड देगा। यू विल बी पनिश्ड बाय हिम, तो मैं उसके द्वारा दंड दिया जाएगा। क्या टेंस चेंज हुआ? जो मीनिंग था हमारा इस सेंटेंस का, क्या हुआ? चेंज हुआ? जी नहीं। चाहे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करें या पैसिव से एक्टिव में चेंज करें, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है और ना ही उसका मीनिंग चेंज होता है। अगर मान लीजिए कभी भी टेंस चेंज हो रहा है और मीनिंग भी चेंज हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हमने कहीं ना कहीं जो मिस्टेक क्या है, कमिट की है, गलती की है। इज दैट क्लियर? तो इस बात का हमेशा याद रखना है हमको कि हमने कोई इस तरीके से गलती नहीं करनी है। कुछ और एग्जांपल्स मैं लेता हूं। मैंने लिखा सी विल सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सी विल सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह एक सुंदर गीत गाएगी। इज दैट क्लियर? तो जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब अ ब्यूटीफुल सॉन्ग के हिसाब से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल बी होगी या शैल बी? ऑब्वियसली विल बी होगी, क्योंकि शैल बी का यूज तो हम सिर्फ आई और बी के साथ ही करेंगे। इज दैट क्लियर? सो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी। अब सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होगा? संग। सिंग, सेंग, संग, यानी ये इरेगुलर वर्ब होती है, इरेगुलर बोलते हैं इसको, यानी इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है। सिंग, सेंग, संग, एस ए एन जी सेकंड फॉर्म हो गया और एस यू एन जी क्या हो गया? हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। तो पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म, इसलिए मैं संग यूज करूंगा। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग बाय। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? हर। इज दैट क्लियर? ये हमारा पैसिव फॉर्म में हो जाएगा सेंटेंस। She will sing a beautiful song. A beautiful song will be sung by her. ये बनेगा हमारा पैसिव। कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास। मैंने लिखा इंडिया will beat Pakistan in the क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए, बीट का मतलब यार पीटने से नहीं, यहाँ हराने से होगा। इज दैट क्लियर? इंडिया विल बीट पाकिस्तान इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी भारत पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप में हरा देगा। इज दैट क्लियर? तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे, आप देख सकते हैं इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? पाकिस्तान। भारत हराएगा किसको? पाकिस्तान को। उद्देश्य क्या है हमारा? पाकिस्तान को हराना। तो ऑब्जेक्ट हमको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्चुअल होता है वो ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, इंडिया विल बीट पाकिस्तान, भारत हराएगा किसको? पाकिस्तान को। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा उद्देश्य क्या है, यानी जो सब्जेक्ट हो गया उसका कुछ जो वो एक्शन कर रहा है वो किसी न किसी पर्पस के लिए तो कर रहा होगा। तो यहाँ पे इंडिया विल बीट पाकिस्तान, भारत हराएगा किसको? पाकिस्तान को। कहां? इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होंगे? वर्ड होंगे हमारे। ठीक है, मैं इसको ट्रांसलेट कर पैसिव फॉर्म में चेंज करता हूं। पाकिस्तान will be beaten will be beaten
इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी बीटन। इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद हम दोबारा करूंगा इसको। पाकिस्तान विल बी बीटन बाय इंडिया इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। इस तरीके से हम रख सकते हैं इसको। दूसरा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, पाकिस्तान विल बी बीटन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय इंडिया। दोनों तरीके से सही है। देखिए कैसे करते हैं इसको। इंडिया विल बीट पाकिस्तान इन क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप में हरा देगा। पाकिस्तान विल बी बीटन बाय इंडिया, पाकिस्तान को भारत के द्वारा हराया जाएगा कहां, क्रिकेट वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान विल बी बीटन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में हारा जाएगा किसके द्वारा, भारत के द्वारा। मतलब तो एक ही हुआ। तो मैं इसको, ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप दे रखा है, इसको मैं यहाँ पाकिस्तान बीटन बाय इंडिया, इससे बाद में भी ले सकता हूँ और इससे पहले भी ले सकता हूँ। यानी बाय इंडिया जो हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस हमारा, वो जो रिलेटेड वर्ड होंगे उस पहले वाले ऑब्जेक्ट से, उससे पहले हम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास। तो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या होना चाहिए कि उसका जो टेंस है, उस एक्टिव से पैसिव में जो हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए, और जो उसका मीनिंग है, यानी जो मीनिंग निकलता है उसका, वह भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा राम will manage all the arrangements. राम will manage all the arrangements. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि राम सारी व्यवस्थाएं का प्रबंध कर लेगा। मैनेज क्या होता है, प्रबंध करना, अरेंजमेंट्स क्या होती है, व्यवस्थाएं। राम विल मैनेज ऑल द अरेंजमेंट्स, यानी जो भी व्यवस्था है उन सब का प्रबंध कौन कर लेगा, राम कर लेगा, ठीक है। मैं इसका पैसिव चेंज करता हूं, तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑल द अरेंजमेंट्स, यानी सारी व्यवस्थाएं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल द अरेंजमेंट्स, ये जो पूरा है ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई जो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होती है, और राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। जब पैसिव में चेंज करते हैं इसको, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने बनाया all the arrangements will be managed। मैनेज का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, मैनेज। ऑल द अरेंजमेंट्स विल बी मैनेज किसके द्वारा, बाय राम। सब्जेक्ट को बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल में से जो भी वर्ब एग्री करेगी उसको यूज करेंगे। उसके तुरंत बाद हमने बी यूज करना है पैसिव फॉर्म में, और मेन वर्ब के हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। इज दैट क्लियर? ये रहेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। अब सिर्फ एक बचता है, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब मैं बात करता हूं तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है, जब हमने टेंस के बारे में पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है वो विल हैव और शैल हैव होती है। क्या होती है, विल हैव एंड शैल हैव। इज दैट क्लियर? विल हैव एंड शैल हैव ये हमारी कहां यूज होती है, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन जब इनका हम पैसिव बनाते हैं, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा चीजों को रिमाइंड करिए, हम रिकैप में चलते हैं कि जहां भी हैव यूज हुआ था एक्टिव फॉर्म में, जब भी हमने उसका पैसिव बनाया तो हमने हैव के साथ बीन यूज किया, हैड के साथ भी हमने बीन यूज किया कि नहीं किया था?
जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे तो आपको याद होगा हैज और हैव के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे थे पैसिव फॉर्म में, बीन यूज कर रहे थे। यहाँ विल के साथ और सेल के साथ हैव यूज हुआ है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब भी हम लोग किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, यानी विल हैव बीन और सेल हैव बीन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक बात हमको यहाँ से एक लॉजिक, एक रूल हमको पता चलता है कि जब भी एक्टिव फॉर्म में हैव, हैज और हैड का यूज होगा तो जब उसका हम पैसिव बनाएंगे, उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, तो पैसिव में हमको हैज और हैव के बाद बीन का यूज करना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो सकती है। अगर मान लीजिए एक्टिव फॉर्म में कोई सब्जेक्ट वहां पे हैज यूज हुआ है, लेकिन जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो उसके हिसाब से हैव बीन हो जाएगा, है कि नहीं। अगर एक्टिव फॉर्म में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव यूज हुई है, लेकिन जब हम पैसिव में उसको चेंज करेंगे और पैसिव वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसके साथ हम लोग हैज बीन यूज करेंगे। इसको मुझे लगता है इस चीज में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है ये। तो बस आपने याद क्या रखना है कि जब भी हैज, हैव जहां भी यूज होंगे हम उनके साथ बीन यूज करेंगे, और जहां भी हैड यूज होगा वहां भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे। किसमें, पैसिव फॉर्म में। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब एक्टिव से पैसिव फॉर्म जो बनती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो किस तरीके से बनती है, यानी जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो क्या होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं सारी चीजें। तो पैसिव फॉर्म बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, सब्जेक्ट होगा, विल हैव, शैल हैव, ये यूज होती है, प्लस बीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ये रहेगा हमारा पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिखा, they will have submitted their forms. They will have submitted their forms, यानी वे अपने फॉर्म्स, सबमिट क्या होता है, जमा करा देना, ठीक है, जमा करा चुके होंगे, इस तरीके से, यानी they will have submitted their forms, वे अपने फॉर्म्स जमा करा चुके होंगे। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस में, क्योंकि विल हैव और शैल हैव का यूज हुआ है, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज हुआ होता तो हम कह सकते हैं या तो पैसिव फॉर्म में होगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, वहां भी तो हम लोग विल हैव शैल हैव बीन का यूज करते हैं। लेकिन जब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आपको याद होगा वहां सिंस और फॉर का भी यूज होता है, क्योंकि वहां पर कोई न कोई डेफिनिट और इंडेफिनिट टाइम दे रखा होता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, जब हमने टेंस पढ़े थे मैंने आपको अच्छे से बताई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पर विल हैव और शैल हैव के बाद बीन का यूज हुआ है और उस सेंटेंस में सिंस और फॉर का यूज नहीं हुआ है, यानी किसी डेफिनिट और इंडेफिनिट टाइम का यूज नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में होगा। अगर वहां पर सिर्फ विल हैव और शैल हैव का यूज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वह सेंटेंस किस फॉर्म में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर इसको पैसिव में चेंज करते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सबमिट क्या होता है, जमा करना, ठीक है। सबमिट का थर्ड फॉर्म मैंने सबमिटेड यूज किया है क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कोई भी काम खत्म हो चुका है और जहां भी कोई एक्शन खत्म हो चुका होगा वहां पर हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देयर फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर्म हमारा नाउन हो गया, ठीक है, फॉर्म्स। अब देयर क्या होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या रहेगा, देयर फॉर्म्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किसकी तरह फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया, देयर फॉर्म्स, देयर फॉर्म्स विल हैव बीन, क्योंकि जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल हैव और शैल हैव के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा देयर फॉर्म्स विल हैव बीन। अब सबमिटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है परफेक्ट में, तो सेम एज इट इज मैं इसको यहां पर रख दूंगा पैसिव फॉर्म में।
देयर फॉर्म्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय, किसके द्वारा, उनके द्वारा। और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है, देम बनता है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ये होगा हमारा पैसिव फॉर्म में, इस तरीके से चेंज होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, देयर फॉर्म्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय देम, यानी विल हैव यूज हुआ है ऊपर हेल्पिंग वर्ब, तो जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो विल हैव से हैव के बाद क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहां एक्टिव फॉर्म में यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो चाहे कौन सा भी परफेक्ट टेंस हो। तो जब थर्ड फॉर्म हमेशा, जब थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उस वर्ब को पैसिव फॉर्म में रख देंगे। उसके बाद हम लोग बाई प्रेप का यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके वहां पे पैसिव फॉर्म में लिख देंगे। कुछ और एग्जांपल्स है मेरे पास जो हम लिखते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं तो उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाए। मैंने लिखा माय मदर will have cooked food for me। My mother will have cooked for me, यानी मेरी माताजी ने मेरी माताजी मेरे लिए खाना पका चुकी होंगी। ठीक है, मेरी माताजी या मेरी मम्मी मेरे लिए खाना पका चुकी होंगी। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑब्जेक्ट ढूंढने में। भाई हमने बताया आपको कि मी जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का। यहाँ पे फूड भी ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज कर रहा है। अब आप एक बात ध्यान से दीजिए, ठीक है, मैं इसको दोनों तरीके से चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने माना कि फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करता हूँ। मैंने लिखा फूड will have been cooked by my mother for me। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया इसको। दूसरा मैंने क्या किया, अब फॉर मी। अब आपको क्या लगता है, मेरे को फॉर आई इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट केस बनाऊंगा इसका। मान लीजिए मैंने बना भी दिया फॉर आई shall have been cooked food by my mother। Food will have been cooked by my mother for me, यानी खाना मेरे लिए बनाया जा चुका होगा। किसके लिए, मेरे लिए, किसके द्वारा, मेरी माँ के द्वारा। ये बात इसने यहाँ एक्टिव फॉर्म में कही थी, यही पैसिव फॉर्म में हमने कही है। My mother will have cooked food for me, मेरी माताजी मेरे लिए खाना पका चुकी होंगी। Food will have been cooked by my mother for me, यानी खाना पकाया जा चुका होगा मेरी माँ के द्वारा मेरे लिए, यानी मेरे लिए मेरी माँ के द्वारा खाना पकाया जा चुका होगा। बात तो एक ही है। अब ये जो नीचे मैंने इसको पैसिव फॉर्म में जो मैंने इस सेंटेंस को चेंज किया है, अब आप इसको देखते हैं। ठीक है, फॉर आई shall have been, I shall have been cooked, मुझे पकाया गया होगा by my mother, मेरी माँ के द्वारा। I shall have been cooked food, मैं खाना पका चुका होऊंगा मेरी माँ के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई जो हमारा एक्चुअल जो सेंस निकल रहा था, जो मीनिंग हमारा, क्या ये उससे मैच हो रहा है। I shall have been cooked food, मैं खाना पका चुका होऊंगा मेरी माँ के द्वारा। ये क्या बात हुई, ऐसा तो हमारा नहीं था। जो हमारा एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस था उसका जो हम मीनिंग निकालते हैं वो तो इस तरीके से नहीं था। तो हमको ये देखना होगा कि हमारा एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा। फॉर मी, मेरे लिए खाना बना रही है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा खाना पकाना। किसके लिए, मेरे लिए। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा रहेगा उसी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। जो मेन ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसी को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव फॉर्म में। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, मेरी माताजी ने खाना बना चुकी होंगी। किसके लिए, मेरे लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या था उनका, खाना बनाना। किसके लिए, मेरे लिए। तो मेन ऑब्जेक्ट था वो था खाना बनाना, और वो किसके लिए था, मेरे लिए था। तो इस तरीके से हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो जो मैंने नीचे जो लास्ट में मैंने किया है ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका कोई भी सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल रहा है। हम तुक्के नहीं लगा सकते इस तरीके से। जो एक्टिव फॉर्म वाला जो सेंटेंस था हमारा और उसका जो एक्चुअल मीनिंग था
वही उसको पैसिव में भी चेंज करने के बाद निकलना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए और उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, जिससे जो वास्तविक जो मीनिंग था उस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस वाले का वही पैसिव वॉइस में भी रहे, ना टेंस चेंज हो और ना ही उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो। इज दैट क्लियर? ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए और जो टेंस में चेंज होता है थोड़ा सा, यानी जो हेल्पिंग टेंस का मतलब चेंज से आप समझ रहे होंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। टेंस का मेरे कहने से मतलब ये था कि जो हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है और जो मेन वर्ब में चेंजेस आते हैं छोटे मोटे, वो तो आपको ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, तो बहुत ज्यादा सिंपल आप सीख सकते हैं आराम से। लेकिन कभी कभार हम कंफ्यूज होते हैं कि हमको ये पता नहीं होता कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग क्या वही निकल रहा है जो एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस था। अगर वही मीनिंग निकल रहा है तो आप कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया, हम करेक्ट हैं। लेकिन उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर मीनिंग उसका चेंज हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमने गलत ऑब्जेक्ट चूज किया है और हमको ऐसा नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो हम इस तरीके से जो राइट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे उसको एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने की। नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा वी shall have gone to picnic. We shall have gone to picnic. हम पिकनिक जा चुके होंगे। We shall have gone to picnic. हम पिकनिक जा चुके होंगे। ऑब्जेक्ट दिख रहा है सीधा सीधा, क्या होगा? पिकनिक होगा। बनाते हैं इसको पैसिव में, पिकनिक will have been gone by us. अब आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे we shall have been, यहां तो मैंने shall have का यूज किया है लेकिन यहां मैंने will have का यूज किया है। तो एक बात भाई, be के साथ जो हमारा be प्रोनाउन होता है उसके साथ हम लोग shall have का यूज करते हैं I और be के साथ। ठीक है, ये तो एक्टिव फॉर्म में था। लेकिन जब मैंने इसको पैसिव में चेंज किया तो मेरा सब्जेक्ट क्या बन गया? पिकनिक बन गया। और पिकनिक के हिसाब से जो मैं वर्ब यूज करूंगा वो क्या होगी? मेरी will have होगी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि यहाँ तो shall have यूज किया था, यहाँ will have कहां से आ गया? भाई जो ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट बनाया है पैसिव फॉर्म में, तो उसी के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना। तो बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। और किसी भी सेंटेंस के किसी भी टेंस के सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिवाय जो हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस टेंस होता है उसके, और जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको छोड़ करके। तो 12 में से अगर 4 माइनस कर दिया तो जो 8 हमारे टेंस हैं उनको हम लोग इजीली एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से टेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, ये वाला जो हमारा टॉपिक था वो आज खत्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग कल बात करेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी इंपेरेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, और स्विच ऑफ द लाइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो हमारे रिक्वेस्ट वाले होते हैं जैसे प्लीज ओपन द डोर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 49, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनको हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, ये चीजें मैं कल आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे उसमें आपको ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। आज आपने क्या करना है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं और जो माइनर से चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, कुछ नहीं, आप इजीली आंख बंद करके कोई भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकता है अगर उसने थोड़ा सा भी बारीकी से इनको पढ़ लिया तो। ठीक है, इतना ज्यादा इजी है ये। बस करना क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो स्टडीज होंगी उसमें आप ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ग्रोथ होगी। अब प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको ये फायदा होगा कि बिना पेन हिलाए आप लोग, यानी बिना पेन चलाए, बिना पेन हिलाए आप लोग किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर सकते हैं।
ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कहावत भी सुनी है ना अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मैं भी एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है मैं भी भूल जाऊंगा। अगर एक क्रिकेटर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वह हो सकता है पहली बॉल पर आउट हो जाए, ठीक है, उसको भी नहीं पता चलेगा कि किस बॉल को किस दिशा में खेलना है। That's why practice is the main thing। प्रैक्टिस क्या है? मेन थिंग है। अभ्यास करते रहिए। फॉर्मूलेज भी अगर हम लोग रट लेते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर उनको अप्लाई नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में, तो फॉर्मूलेज भी हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के एक तरीके से फॉर्मूलेज हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनको भी भूल जाएंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और उसके अलावा जो भी कंटेंट आज हमने कवर किया है इस वीडियो में, जो टेंसेज हमने पढ़े हैं, जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे थे, वो भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर किसी को लगता है, कोई डाउट हो, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। I hope this is enough for today. We will start with a new topic tomorrow. Till then, take care, be healthy and be safe. Thank you.